नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी जैसा रणनीतिकार इस वक्त हिंदुस्तान में और कोई नहीं है। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 4 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सारी सियासी तस्वीर ही बदल कर रख दी। राहुल गांधी देखते रह गए और नीतीश कुमार पाला बदलकर नरेंद्र मोदी की तरफ आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि कल रात नई दिल्ली में 2 सबसे पावरफुल नेताओं के घर फोन की घंटी बजी और फोन लाइन पर दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार से बात हो गई है। उनके भूतकाल के दिए बयानों को बीजेपी ने भुलाने का फैसला कर लिया है और आगे भविष्य में साथ चुनाव लड़ने का ऐलान होने वाला है। जो लोग जानना चाहते हैं कि बीजेपी को नीतीश की जरूरत क्यों पड़ी, क्या बहुमत पाने में कुछ कमी दिख रही थी, वो नरेंद्र मोदी की सोच और पॉलिटिकल अप्रोच को नहीं समझ पाते हैं। पिछले 7 महीनों में संपूर्ण विपक्ष ने एक इंडिया अलायंस बनाया और एक फोन कॉल से उस इंडिया अलायंस का जन्मदाता कहा जाने वाला नेता पाला बदलकर मोदी के साथ आ रहा है। इसके आगे की बात समझनी है, पूरी इनसाइड स्टोरी जाननी है तो ये रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी को 3 सर्वे आ गए। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आ गए? ममता, राहुल, केजरीवाल, ठाकरे, पवार, सारे मोदी विरोधी ये सर्वे देख क्यों घबरा गए? क्या नरेंद्र मोदी फिर से छा गए? देश में राम लहर है, सर्वे में पता चला है। देश में मोदी लहर है, सर्वे ने कह दिया है। मगर सबसे बड़ी बात यह कि विरोधियों में भी मोदी की ही लहर है। आज यह भी खुलासा हो गया। राहुल और मोदी में क्या फर्क है? नीतीश कुमार को 2 दिन में कैसे समझ आ गया? 24 में मोदी ही जीतेंगे, इंडिया अलायंस वाले इधर उधर भटकेंगे, नीतीश ने कैसे भांप लिया? नीतीश ने इंडिया अलायंस का बहिष्कार कर दिया, नरेंद्र मोदी को फिर से स्वीकार कर लिया। ऐसा क्या देख लिया? नीतीश ने ऑन कैमरा तेजस्वी के नाम की पर्ची फड़वा डाली, मोदी से दोस्ती कर ली। अचानक ऐसा क्या हुआ? जवाब ये रहा। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलैरिटी के पैमाने पर मोदी नंबर 1 है। अप्रूवल रेटिंग 77%, कोई टक्कर में नहीं है। नेशनल लेवल पर देख लीजिए, इप्सोस सर्वे के मुताबिक पश्चिम भारत में 80%, पूर्वी भारत में 73%, उत्तर भारत में 72%, यहां तक कि दक्षिण भारत में भी मोदी की अप्रूवल रेटिंग 31% है। 65% महिलाओं की पसंद मोदी है, 64% पुरुषों की चॉइस मोदी है। 18 से 30 साल की उम्र के 66% वोटर्स मोदी को चाहते हैं। 31 से 45 साल के 64% लोग भी मोदी के ही साथ हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश का मूड भी नरेंद्र मोदी ही है। नीतीश को भी अच्छी तरह पता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी के सामने इंडिया अलायंस वाले कहीं नहीं टिकेंगे और यह बात तमाम ओपिनियन पोल से भी क्लियर है। एक सर्वे के मुताबिक पीएम की पोस्ट के लिए 52% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी है। दूसरे सर्वे के मुताबिक 58% लोगों की फर्स्ट चॉइस नरेंद्र मोदी है। तीसरे सर्वे के मुताबिक 61% लोग तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। देश का चुनावी मूड मोदीमय है, तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह राम लहर भी है। लोगों के हाथ में तिरंगा भी है, जुबान पर जय श्री राम के बोल भी हैं। यानी ये एक ऐसी लहर है जिसमें मोदी के पास उनका काम भी है और साथ में राम भी है। मोदी के काम की बात आगे करेंगे, पहले राम की बात करते हैं और इसे सबसे लेटेस्ट सर्वे से समझते हैं। एनडीए के 65% वोटर्स को लगता है कि 24 में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा। विपक्षी पार्टियों के भी 47% वोटर्स को यही लगता है कि 24 में राम के नाम पर बीजेपी को बम्पर वोट पड़ेंगे।
प्रभु राम की जिस प्राण प्रतिष्ठा को राहुल, मोदी और आरएसएस का कार्यक्रम बता रहे थे, उसे 42% वोटर्स सेलिब्रेशन ऑफ द नेशन कह रहे हैं। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में न आकर विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एनडीए के 70% और इंडी अलायंस के 45% वोटर्स की राय भी यही है। यानी यत्र तत्र सर्वत्र नरेंद्र मोदी ही हैं। इस बार तो 19 से भी ज्यादा बड़ी लहर दिखाई दे रही है। बंगाल, यूपी, बिहार, हर लोकेशन पर मोदी लहर, राम लहर का असर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 में अकेले बीजेपी को 332 से 335 सीटें मिल सकती हैं। यह तक कहा जा रहा है कि बीजेपी 350 के आंकड़े को भी पार कर सकती है। यानी मोदी ही जीतेंगे। मोदी को हराने के लिए एक साथ आने वाला इंडी अलायंस बुरी तरह हारेगा। इसका अंदाजा वक्त रहते उन नीतीश कुमार ने लगा लिया जिन्होंने पटना की एक बैठक में इंडी अलायंस को खड़ा किया था, मोदी विरोधी गुट को पैदा किया था। इंडी अलायंस बनने के बाद राहुल से कई मीटिंग्स की और लाख मिन्नतें करने के बाद नीतीश को समझ आ गया राहुल से ना हो पाएगा। 24 में तो मोदी ही आएगा। और इसकी पहली क्लियर पिक्चर बिहार में दिखी। फ्रेम में नीतीश खड़े थे, तेजस्वी खड़े थे, बीच में खाली कुर्सी थी, दोनों में काफी दूरी थी। दूसरी तस्वीर उस वक्त दिखी जब नीतीश पटना में राज्यपाल से मिलने पहुंचे। हाई टी का कार्यक्रम था मगर तेजस्वी नहीं थे। इस बीच कैमरे पर क्या कैप्चर हुआ, गौर से देखिए। नीतीश अपनी कुर्सी पर थे, जेडीयू के अशोक चौधरी दूसरी तरफ थे। नीतीश ने सिर हिलाकर उन्हें अपनी ओर आने का इशारा किया। जेडीयू के अशोक चौधरी अपनी सीट से उठे और नीतीश के दाएं तरफ वाली कुर्सी पर तेजस्वी का नाम लिखी पर्ची फाड़कर नीचे फेंक दी और खुद वहां बैठ गए। इसके बाद नीतीश और अशोक चौधरी में सीक्रेट टॉक शुरू हो गई। अशोक चौधरी के मोबाइल में कुछ तो ऐसा आया था जो नीतीश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बहुत गौर से यह फ्रेम देखिए। बाईं तरफ वाली कुर्सी पर नेता प्रतिपक्ष लिखा है, यानी इस सीट पर बीजेपी के विजय सिन्हा को बैठना था। दाईं तरफ वाली कुर्सी पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को बैठना था, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद फ्रेम में एंट्री होती है बीजेपी के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की, जो अपनी कुर्सी छोड़कर उस कुर्सी पर जा बैठे जो आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के लिए लगाई गई थी। इसके बाद उनकी नीतीश से बातचीत शुरू हो जाती है। तेजस्वी तो इस इवेंट में नहीं दिखे, मगर उनके पॉलिटिकल मेंटर और आरजेडी के आलोक कुमार मेहता जरूर दिख गए। वो विजय सिन्हा के ठीक बगल में बैठे दिखे। 2024 का नतीजा क्या होगा, वो बिहार में नीतीश के पाला बदलने से शीशे की तरह साफ होता दिखाई दे रहा है। और ये शुद्ध रूप से मोदी लहर का, राम लहर का आफ्टर इफेक्ट है। तभी तो कल तक इंडी अलायंस के फेवर में बोलने वाले नीतीश अचानक म्यूट हो गए हैं और तेजस्वी पर नीतीश और उनकी पार्टी के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी नहीं आए, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुंह मीठा कर रहे हैं बीजेपी के साथ आप लोग। जलेबी खाइए, आज गणतंत्र दिवस है। मुंह मीठा होगा बीजेपी के साथ। जलेबी खाइए, कह तो रहे हैं गणतंत्र दिवस है, आज कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं लेंगे। आलोक मेहता जी बहुत जल्द चले भी गए तो पूछे बताएंगे ना, अब क्यों आए, क्यों चले गए, नहीं आए न क्यों आए, तो उनका जवाब सवाल हम कैसे जवाब। मैं आप देखें ना कि मेरा चेयर पर तो लिखा हुआ है नेता प्रतिपक्ष, और नेता प्रतिपक्ष उपस्थित है। मुख्यमंत्री भी लिखा था लेकिन आए नहीं मुख्यमंत्री। अब वो जवाब देंगे, उनसे पूछिए जाकर के। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब वो महागठबंधन के लोग बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? नीतीश जी तो कोई परहेज तो नहीं है ना? मैं तो बता दिया कि मेरा नेतृत्व सक्षम नेतृत्व है, और सक्षम नेतृत्व जब हमसे पूछेंगे, राय विचार होगी, विषय पर आएगा, तो फिर हम लोग बात करेंगे। ज्यादा दिन नहीं बीते, 2 हफ्ते पहले ये वही नीतीश थे जो तेजस्वी के साथ
लालू यादव के साथ, राहुल के साथ एक एक फ्रेम में दिख रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, मगर अब इस फ्रेम से नीतीश हट चुके हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि देश की राजनीति किधर जाएगी, ये सबसे पहले बिहार बता देता है। किसी जमाने में रामविलास पासवान को देश की, खासकर बिहार की सियासत का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, मगर अब बिहार के असली मौसम वैज्ञानिक नीतीश कुमार हैं। नीतीश बाबू ने वक्त रहते भांप लिया कि 24 में मोदी के सामने इंडी अलायंस का 1% भी चांस नहीं है, इसीलिए उन्होंने पाला बदलने में ही अपनी भलाई समझी। उन्हें मोदी से अब वो मिल रहा है जो इंडी अलायंस में रहते हुए कांग्रेस नहीं दे पाई। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार शुरुआत में इंडी अलायंस का संयोजक बनने के इच्छुक थे, लेकिन ममता बनर्जी तब इसके लिए राजी नहीं थी। पिछली मीटिंग में जब नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने कहा कि अब उनकी कोई इच्छा नहीं है कन्वीनर बनने की। मोदी विरोधी गुट में उसी वक्त सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं और ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया कांग्रेस और आरजेडी के रवैये ने। नीतीश के पास 24 और उससे आगे वाला फॉर्मूला क्या है? वही 17 सीट जिन पर जेडीयू 2019 में लड़ी थी और वही सीएम की सीट। इन दोनों के लिए ही नीतीश को इंडी अलायंस में रहकर काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। लालू तेजस्वी के लिए सीएम की कुर्सी खींच रहे थे। कांग्रेस सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले में जेडीयू को 17 सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। नीतीश ने इसी के बाद मन बना लिया, मोदी का दरवाजा खटखटा दिया और बीजेपी ने नीतीश को अपने पास बुलाने का हिंट दे दिया। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। 19 में जब बीजेपी जेडीयू एक साथ थी तो दोनों ने मिलकर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी ने 17 की 17 सीटें जीती, जेडीयू ने 17 में से 16 सीटें जीती थीं। और मोदी ने इस बार खुल्लम खुल्ला वही 19 वाला ऑफर नीतीश कुमार को दे दिया। 17 सीट भी दे दी, सीएम की पोस्ट भी दे दी। सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई डील नहीं हुई, फैसला ऑन द स्पॉट हो गया। माजी जी बहुत बड़े पत्रकार साबित हुए हैं इस बार, चूंकि सबसे बड़ी खबर जो है बिहार की आपने ही ब्रेक की है। खेला होबे, खेला हो रही है ना, देख नहीं रहे हैं, खेला तो हो रही है। तो अब आगे की खबर भी बता दीजिए, शपथ ग्रहण कब होगा? अभी हम नहीं बता सकते हैं। कितने घंटे में हो जाएगा? हमारे सभापति जी बताएंगे। विजय सिन्हा आए, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई मुख्यमंत्री से, तो ये सारी तस्वीरें तो बता रही है, कुछ कहने की जरूरत कहाँ है? वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, किसी से बात होगी, हम लोग भी बात किया है। अब समय लगता है, कोई काम की बात आती है तो बात करते हैं। राजनीति में विचारधारा मायने रखती है, मगर उससे भी ज्यादा मायने रखता है भरोसा। नीतीश का यही भरोसा लालू यादव ने तोड़ दिया। नीतीश को इस बात का दुख है कि उनकी पार्टी को तोड़ने का काम उनके बगल में बैठकर लोग ही कर रहे हैं, और अगर नीतीश ने इंडी अलायंस से छुटकारा पाकर एनडीए में वापस आने का मन ना बनाया होता तो कुछ महीनों में ही उनकी पार्टी टूटनी तय थी और इसमें बड़ा रोल आरजेडी का होता। देखिए, मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं? मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, आप लोगों को देखा तो रुक गया, और मैं अभी भी कह रहा हूं जो चल रहा है या चलाया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, वही इसको रिजॉल्व करें। सर, सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग भी कुछ खेला करने वाले हैं। नहीं, देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया, और क्यों करें? माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर। 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी
और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है। जनता में आपके नहीं, महागठबंधन को नुकसान। देखिए, बिहार बहुत अरसे बाद हम लोग एक प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स में गए हैं और वो बरकरार रहेगा, ये संशय के बादल छट जाए। और नीतीश को भी मालूम था कि उनकी डूबती नाव को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो मोदी ही है, बीजेपी ही है। इसका अपना अंकगणित भी है, क्योंकि इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा का 64% वाला वोट बैंक भी है। 14 और 19 के लोकसभा चुनावों के पैटर्न से पता चलता है कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। उदाहरण के तौर पर 14 के चुनाव में बीजेपी को 21% अपर ओबीसी और 52% लोअर ओबीसी का वोट मिला, जबकि नीतीश की पार्टी को 14% अपर ओबीसी और 18% लोअर ओबीसी का वोट मिला। 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं थे, मगर 19 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी मोदी के साथ मिलकर एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ी और उससे फायदा हुआ। नीतीश मोदी को मिलाकर बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 2019 में एनडीए को अपर ओबीसी के 42% और लोअर ओबीसी के 75% वोट मिले। नीतीश इस वोट बैंक को आरजेडी के पास जाने नहीं देना चाहते, मोदी के साथ ही मिलकर 24 में आगे बढ़ना चाहते हैं। मोदी ही क्यों, यह समझने के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव का एक आंकड़ा देखिए। तब बिहार के 64% वोटर केंद्र में मोदी सरकार के काम से खुश और संतुष्ट थे, जबकि सिर्फ 55% वोटर नीतीश के काम से संतुष्ट थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में मोदी से संतुष्ट वोटर्स का आंकड़ा 76% था, जबकि उसी साल नीतीश से संतुष्ट वोटर्स का आंकड़ा भी 76% था। इससे यह पता चलता है कि नीतीश कुमार के लिए नरेंद्र मोदी बहुत जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं, क्योंकि मोदी के बगैर वो बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते। ये तभी संभव होगा जब दोनों एक साथ मंच साझा करेंगे और नीतीश बाबू मोदी मोदी करेंगे, जैसा 19 में करते थे। अभी केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। हम लोग आगे चाहते हैं कि अगले 5 वर्ष में एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बने और जो काम किया है उन्होंने, देश की इज्जत बढ़ी है। तो इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। और इस तरह की योजना चल रही है, देश आगे बढ़ रहा है कि अगले 5 वर्ष के लिए फिर से सरकार बने, ताकि केंद्र की सरकार का सहयोग मिले और राज्य सरकार की तरफ से जो काम हो रहा है उसमें और गति आ जाए और हम लोग जल्दी से जल्दी बिहार को एक पिछड़े राज्य से निकालकर एक विकसित प्रदेश के रूप में परिवर्तित करते हैं। और याद कर लीजिए, हम लोगों के पहले एक परिवार को 15 साल तक काम करने का मौका मिला। क्या किया लोगों ने? 15 वर्ष तक पति अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया, कहा महिला मुख्यमंत्री बनी है। और केंद्र में रहते हुए माननीय मोदी जी ने जो काम किया, उस काम को हमेशा लोग उसकी चर्चा करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव के बाद पुनः आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही केंद्र में सरकार बनेगी और अपना देश तरक्की के इस रास्ते पर और आगे बढ़ता जाएगा। सब लोगों से अपील करेंगे और मैं क्या अपील करूं, आपका मूड देखकर, आपका मिजाज देखकर तो यही लग रहा है कि आप हर हालत में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाइएगा। तो ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है, देश के लिए प्रसन्नता की बात है। सियासी कैलकुलेशन वाले आंकड़ों के अलावा नीतीश की एनडीए में घर वापसी के संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि नीतीश बाबू को अच्छी तरह समझ आ चुका है इस वक्त देश में किसकी हवा चल रही है। ये हवा मोदी लहर वाली है, ये हवा मोदी के फेवर में महिलाओं के वोट वाली है, ये हवा राम लहर वाली है। बिहार में कल सूरज उगेगा, बिहार में सब लोग अच्छे ढंग से रहेंगे। 26 जनवरी आज था, सबको शुभ शुभ होगा और क्या होगा। हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं, आगे मैं कार्य करता हूं,
पार्टी सर्वोपरि। सदस्यता के लिए कोई आएंगे तभी ना हम सोचेंगे। ये तो आरजेडी बताएगा, मैं कहां से बताऊं। आज से पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि गणतंत्र दिवस के दिन कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की जो झांकी निकलेगी उसमें बाल स्वरूप में भगवान राम और राम मंदिर की झांकी दिखेगी और जोर जोर से तालियां बजेंगी। किसी ने यह भी कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब रिपब्लिक डे की परेड में जो अलग अलग फ्लाई पास्ट होंगे उसमें 8 महिला पायलट फ्रंट सीट पर बैठी दिखाई देंगी। और ये कोई सिंबॉलिक नहीं था, महिलाओं ने सच में फाइटर प्लेन उड़ाए। ये तस्वीर देखिए, स्क्वाड्रन लीडर शुभांगी सिंह राफेल फाइटर जेट की विजय फॉर्मेशन के वक्त को पायलट थी। ये महिला पायलट किसी नेता की बेटी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इनके पास काबिलियत नहीं थी, काबिलियत थी, लेकिन किसी दूसरी सरकार ने इन्हें मौका नहीं दिया। इन्हें आसमान में उड़ने का मौका किसने दिया? मौका मोदी ने दिया। बाइक्स पर इस तरह के खतरनाक स्टंट्स आज से पहले रिपब्लिक डे के मौके पर अक्सर पुरुष किया करते थे, मगर अब महिलाएं इसमें भी आगे हैं। मोदी ने इस लेवल पर जाकर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। पद्मश्री सम्मान का ही उदाहरण ले लीजिए। हमेशा की तरह इस बार भी उन अनसंग हीरोज को इन अवार्ड्स के लिए चुना गया जिन्हें मेन स्ट्रीम में कोई जानता नहीं, मगर वो देश की रीढ़ हैं, समाज के हर वर्ग से जुड़े हैं। इस बार 40 ओबीसी, 11 एससी, 15 एसटी समुदाय से हैं। इसके अलावा 9 ईसाई, 8 मुस्लिम, 5 बौद्ध, 3 सिख, 2 जैन, 2 पारसी समुदाय से जुड़ी हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये भी मोदी की ही सोच है, मोदी की ही अप्रोच है। बीजेपी कहे ना कहे, मगर इसमें भी वोट है। और ये भी सच है कि वोट उसी को मिलेगा जो समाज के हर वर्ग के लिए सोचेगा। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस से लेकर लेफ्ट विंग तक ये सिर्फ मोदी को कोसेंगे। इनको राम से समस्या है, इनको मोदी से समस्या है। आने वाले दिनों में हर चीज से समस्या होगी, क्योंकि ये तो यही सोच रहे हैं कि मोदी तो सब ले गया, हमारे पास बचा क्या। सच यही है कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, सिर्फ मोदी को गाली दे सकते हैं, आपस में ही लड़ सकते हैं, जैसे बिहार में हुआ, जैसे बंगाल में हो रहा है। बीजेपी दावा कर रही है कि ममता ने राहुल की एंट्री बंगाल में ब्लॉक कर दी। लालू ने कहा था राहुल जल्दी शादी करेंगे, मगर यहाँ तो बाराती ही छोड़कर भाग खड़े हुए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, बियाह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, जबकि दूसरी ओर मोदी राम लहर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब नीतीश को भी साथ ला रहे हैं। और मोदी जब कुछ ऐसा कर देते हैं तब विरोधी समझते हैं कि मोदी तो चुनाव जीत रहा है। ये बात नीतीश को समझ में आ गई, ममता को समझ में आ गई, उद्धव को 24 के बाद समझ में आएगी। तब तक काफी देर हो चुकी होगी। नरेंद्र मोदी के विरोधी भी मानते हैं कि देश में इस वक्त राम लहर चल रही है। अयोध्या से रामलला का दर्शन करके लाखों लोग अपने गांव लौट रहे हैं और हर राम भक्त से एक बात सुनने को मिलती है, राम मंदिर में साक्षात भगवान राम दिख रहे हैं। चुनावी साल 2024 में सबसे बड़ा दैवीय चमत्कार रामलला के दुर्लभ दर्शन को माना जा रहा है। बड़े बड़े नेता हों, उद्योगपति हों, सिनेमा के सुपरस्टार हों या देश के कोने कोने से अयोध्या आए सामान्य लोग, रामलला के मंदिर को जिसने देखा वो छवि भूल नहीं पा रहा। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर टी राघवन ने उस मूर्तिकार से डिटेल में बात की जिन्होंने रामलला की मूर्ति गढ़ी है। उन्होंने क्या बातें बताई,
इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। क्यों सब राम के दर्शन को व्याकुल हैं? क्यों सब राम के लिए उतावले हैं? क्यों सब राम से मिलने को आतुर हैं? इतनी भव्य राम लहर कैसे उठ रही है? जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि बालक राम में रामलला साक्षात दिख रहे हैं। भक्त कह रहे हैं रामलला की आंखें कुछ कह रही हैं। भक्त सीधे खुद को रामलला से कनेक्ट कर रहे हैं। जितनी बार रामलला पर नजर जा रही है, सब यही कह रहे हैं, प्रभु की मनोहर छवि हृदय में बस जा रही है। मूर्ति देखने के बाद मूर्ति के जो एक्सप्रेशंस थे, रामलला के जो एक्सप्रेशंस थे, उनके मतलब आप उनको कंटिन्यूसली आप 2 मिनट तक देखोगे तो उनके कभी चेहरे पे अलग सी मुस्कुराहट दिखाई देती है, तो कभी उनके चेहरे पे एक अलग सी छवि दिखाई देती है। उनका स्वरूप हर 2 मिनट में आप जितना देखोगे उनका स्वरूप बार बार चेंज होता दिखाई दे रहा था। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी था, पर ठीक है, फिर हमने फ़ोटो खींची, फ़ोटो क्लिक करवाई, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका फ़ोटो के देख के हम उसका एक्सप्रेशन को हम उसको क्लियर कर रहे हैं। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि राम जी की मूर्ति इस तरह और ऐसी बनाई जाएगी। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, और राम जी साक्षात नज़र आते हैं उनकी आंखों में, ये तो सभी ने देखा है। मतलब आप उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते कि कैसे आप उनको देखते हैं, और उनकी आंखों में जो आप जब देखेंगे तो आप साक्षात राम जी को ही दर्शन करेंगे। उनकी छवि जो है अपनी आंखों से ओझल ही नहीं कर पाएंगे। इतनी प्यारी मूर्ति है, बहुत इतनी प्यारी मूर्ति है वहाँ की। पत्थर में यूं ही नहीं भगवान आ जाते, पत्थर यूं ही नहीं बालक राम बन जाते। आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि इसे कौन लाया, इसे किसने बनाया, ये कैसे हो पाया, बनाने वाले ने कैसे ऐसी मूर्ति के बारे में सोचा, कैसे पत्थर में उसने डाल दी जान जो भक्तों को दिखने लगे भगवान। एक और जो इंटरेस्टिंग बात आपने बताई थी कि जब आपने खुद उस मूर्ति को देखा, आपने एक मूर्ति अपने कार्यशाला में बनाई, फिर आपने उस मूर्ति को गर्भगृह में जाके देखा, आपने कहा कि दोनों में बहुत बदलाव था। आपको क्या बदलाव ऐसा महसूस हुआ? क्यों आपको लगा कि वो आभा पूरी बदल गई है वहां पर? इवन मैंने बताया इस वक्त, मैं उसका उत्तर अभी मेरे पास नहीं है। मैं देखते ही वो अंदर जाते ही थोड़ा बदल रहा था, और इवन आफ्टर पावन प्रतिष्ठापन बहुत चेंज हो गया था, बहुत चेंज हो गया, और मेरे को ऐसा लग गया ये मेरा काम नहीं है। सो कभी कभी होता है, वो हम भगवान नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक साधन है, वी आर एन इंस्ट्रूमेंट, एंड आई शुड नॉट थिंक दैट आई क्रिएटेड अ गॉड। नो, वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ये हमारी तरफ से बनवाया बस। डेस्टिनी शायद यही थी, यकीनन भगवान यही चाहते थे। अरुण योगीराज के हाथों से ही यह मूर्ति बनी, क्योंकि उतार चढ़ाव सब आ रहे थे। कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ, लेकिन अंत में सारी स्थिति अनुकूल हो जाती थी। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि अरुण योगीराज पहली लिस्ट में सेलेक्ट ही नहीं हुए थे। देश भर से मूर्तिकार बुलाए गए, इन्हें नहीं बुलाया गया। वो भी तब जब अरुण योगीराज केदारनाथ में प्रसिद्ध शंकराचार्य की मूर्ति बना चुके थे। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी बनाई थी, लेकिन फिर भी इनको न्योता नहीं आया था। लेकिन सब कुछ ऐसे हुआ जैसे मानो भगवान ने ही सारी राह आसान कर दी। जनवरी में ये ऑल प्रोसेस शुरू हुआ था, और कर्नाटका से 6-7 आर्टिस्ट भी इसके ऊपर पीछे पड़े थे, और अलग स्टेट से भी पीछे पड़े थे। एंड मेरे को बहुत दुख हो रहा था, मेरे को क्यों नहीं बुलाया गया इसको इस प्रोजेक्ट में। और मैं सोच रहा था, मैं पिछले 2 अच्छा ही किया था, फिर भी केदारनाथ शंकराचार्य और इंडिया गेट का नेताजी अच्छा किया था, फिर भी क्यों बोल गया। बट उस वक्त IGNCA का चेयरमैन सच्चिदानंद जोशी जी याद किया, अरुण नहीं है इस मीटिंग में। देन ही कॉल्ड मी इन द इवनिंग एंड टोल्ड मी टू लीव इमीडिएटली नाइट टू दिल्ली। सो 3 मीटिंग पहले हुआ था, 2 मीटिंग अयोध्या में हुआ था, और लास्ट मीटिंग फाइनलाइज करने वाला था कमिटी ट्रस्ट वाला और कंस्ट्रक्शन कमिटी चेयरमैन निपुंद्र मिश्रा जी ने। दैट लास्ट मोमेंट आई गॉट अ कॉल ऑन द जस्ट प्रीवियस डे। सो बाद में मेरा प्रेजेंटेशन दे दिया मैं ट्रस्ट के सामने। सो दे फाइनलाइज्ड इन 3 in 1। अभी ऐसा हो गया बस। बालक राम की मूर्ति गढ़ी गई, ऐसे उनको तराशा गया जैसे इसमें पत्थर नहीं है, नन्हे से रामलला है। अयोध्या में रिकॉर्ड टूट रहा है, भीड़ उतावली हो रही है, भक्त कई दिनों से बैठे हुए हैं और लोग
आने के लिए बेकरार है। मंदिर तो बन ही चुका है, दूसरा तल, तीसरा तल भी बन जाए, लेकिन रामलला की इस छवि का दर्शन कैसे हो पाए? बस इसी इच्छा से भक्त अयोध्या में बैठे हुए हैं, अयोध्या चले आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है बालक राम की मूर्ति को गढ़ने में क्या क्या चुनौतियां आई? सबसे बड़ी चुनौती थी किस पत्थर से ये मूर्ति आकार लेगी। आमतौर पर मूर्तिकार मृदुशिला पर मूर्ति गढ़ने का काम करते हैं, मतलब ऐसा पत्थर जो नरम होता है ताकि भाव भंगिमा को उकेरने में मूर्तिकार को आसानी हो। लेकिन बालक राम की मूर्ति बनाने के लिए जिस कृष्णशिला का चयन किया गया वो पहले से ही काफी सख्त थी, उसे तराशना बिल्कुल ही आसान नहीं था। यही वजह रही कि पहली शिला की गढ़ाई के वक्त अरुण योगीराज से चूक हो गई, लेकिन उन्होंने बिना देरी किए दूसरी कृष्णशिला को चुना और फिर जो चमत्कार हुआ वो सबके सामने है। ये जो सिर्फ ये बात होती है कि जो बाल राम की जो मूर्ति आपने बनाई, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, पहले ऐसी कोई इमेजेस नहीं थी, कोई इसका प्रेसिडेंट नहीं है, तो ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए और कैसे आपने इसके लिए रिसर्च किया, क्या क्या होमवर्क आपने इसके लिए किया, और क्या कोई ऐसा कोई पॉइंट ऑफ डे भी था आपके दिन में जिस दिन आपको लगा कि हाँ ये दिन है, आज मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या मूर्ति बनानी? कैसे ये प्रोसेस आपने फॉलो किया? मेरा पहला टारगेट था पूरा देश को कनेक्ट करना। आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, मेरे को अलग अलग स्टाइल का बनाने में पहला इंटरेस्ट आ जाता है। सो मैं पहला भूल गया, मैं कर्नाटका वाला, मैं इंडिया, आई एम इन इंडियन, और थोड़ा इन्फ्लुएंस तो आता है, मगर क्लासिकल स्टाइल में थोड़ा पकड़ने में मुश्किल होता है, बच्चों का फीचर्स एंड एवरीथिंग। और हमको रामलला का प्रीवियसली किसी बनाए हुआ रेफरेंस नहीं मिलता है, और इसके लिए पहला मैंने ऐसा कोशिश किया, वी हैव टू ब्लेंड हमारा पूर्वजों ने क्या किया है और अभी क्या चाहिए, ये ब्लेंड करने का पूरा कोशिश किया मैंने, और पूरा देश को एक साथ स्कल्पटिंग का एक स्टाइल्स है, थोड़ा एक साथ दिखाना मैं डिसाइड किया था। भगवान की सजीव मूर्ति बन गई है, भक्त अपने आराध्य से सीधे साक्षात्कार कर रहे हैं। मन मस्तिष्क में अगर नन्हे से प्रभु राम बस गए हैं तो इसके पीछे कोई ईश्वरीय चमत्कार ही था, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी कि ऐसी मूर्ति बने जो 5 साल के रामलला की हो, जैसा लोगों ने अपने मन मंदिर में बिठा रखा है। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी शिल्प, कोई भी मूर्ति बाल रूप राम की मौजूद नहीं थी। रामायण रामचरितमानस में जो राम का वर्णन था, वैसे ही सौम्य रामलला होने चाहिए थे। ऐसे रामलला की छवि चाहिए थी जो हिंदुस्तान के सनातनियों के दिल में उतर जाए। रामलला राजा के पुत्र थे तो आम बालक की तरह भी नहीं दिखने चाहिए थे। भगवान राम का किरदार इतना बड़ा है कि ऐसी मूर्ति बने जिस पर कोई भी वस्त्र, आभूषण जैसी चीजें हावी ना हो। नैन नक्श, बाल सुलभ, चंचलता, तेज, ओज, सब कुछ बिल्कुल राम जैसा होना चाहिए था। प्रोसेस में मैंने पहला होमवर्क किया रिगार्डिंग द ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंटेशन एंड वो प्रोपोर्शंस लाइक पोस्चर एंड द गेस्चर बारे में मैंने ध्यान दिया, और रिलेशनशिप डेवलप किया मैंने। द फोरहेड टू नोज, नोज टू चिन, चिन से वो पेड और नो नी एंड एंकल का मैंने प्रॉपर एक रिलेशन डेवलप किया पत्थर के अंदर। और मैंने साथ में हमारा ओल्ड ज्वेलरीज का मैंने जानकारी लिया था पहले, और ज्वेलर्स भी मैंने सिंपली वेरी सिंपल वे में थोड़ा दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि ज्वेलरी शुड नॉट डोमिनेट द स्कल्पचर। सो ऐसा मैंने कोशिश किया। पेंटर और मूर्तिकार में बड़ा फर्क होता है। चित्रकार कैनवास में चित्र उतारता है, कुछ बिगड़ जाता है या कुछ कमी होती है तो दोबारा बन जाती है। कागज, कैनवास, ब्रश, पेंट सब बदल सकते हैं। कम वक्त में वो नया चित्र तैयार कर सकता है। लेकिन जरा सोचिए, 200 किलो की पत्थर की मूर्ति में अगर छेनी, कटिंग, तराशी में 1 सेंटीमीटर की भी चूक हो गई तो इतने कम वक्त में दोबारा ये कैसे होगा? लेकिन जब मन में श्रद्धा, आस्था और खुद भगवान का आशीर्वाद मिला हो तो बालक राम की मूर्ति गढ़ी जाती है। सच पूछिए तो एक तपस्या साकार हुई है। 5 साल के बालक में भगवान जैसी दिव्यता कैसे आई? इसके लिए अरुण योगीराज ने 5 साल के बच्चों की
करीब 1000 फोटो को इकट्ठा किया। हर रोज वो फोटो को देखकर बच्चों की भाव भंगिमा पढ़ते, बच्चों की मुस्कान देखने के लिए बच्चों के बीच रहे, बच्चों की आंखों में आती चमक को समझने की कोशिश की, बच्चों के चेहरे, ललाट, गालों पर आने वाले उभारों को बारीकी से देखा, 7 साल की बेटी से मूर्ति के रूप को दिखाकर राय लेते रहे। तो इसलिए मैंने ऐसा कोशिश किया, बच्चों के बारे में जानकारी ले रहा था। और पत्थर में आपको 3-4 एक चांसेस नहीं रहते हैं, एक ही बार करना पड़ता है आपको। बहुत डर था अंदर, क्योंकि आई नो ये पूरा हम लोग इंक्लूडिंग मी वी आर वेटिंग फ्रॉम बहुत साल से इसके लिए वेट कर रहे हैं, और नेशन का ये इमोशन है। बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब था और बहुत डर भी था। पूरा काम कंप्लीट किया था मैंने, फिर भी मैंने फेस करने में बहुत टेंशन हो रहा था मेरे को। हमने सुना कि आपने 1000 से ज्यादा फोटो स्कैन की थी। You can see my phone, from March, April I started saving the photos. 3 फोल्डर किया था मैंने, पहला श्री राम लल्ला, then again राम लल्ला, then again main important photos of राम लल्ला। ऐसा मैंने फोल्डर it keep ऐसा डेवलप हुआ। और सिर्फ सेव नहीं, मैं काम करने के बाद ये देख के सोता था।